क्या स्टॉक मार्केट अब बढ़ जाएगी या स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी? इसका सीधा सा एक जवाब ये होता है कि ये बात किसी को भी नहीं पता होती है और सब जो है वो तुक्के लगा रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि कल मार्केट बढ़ जाएगी और या कल मार्केट गिर जाएगी और अब मार्केट इतनी हो जाएगी और मैंने ये चार्ट पे एक लकीर बनाई है, तो आप आइडियली कोशिश करो कि आप उसकी बात ना सुनो। ट्रेडर का या आपके ब्रोकरेज हाउस का इंटरेस्ट इसमें होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो और आपका इंटरेस्ट इसमें है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाओ। इन्वेस्टिंग एक बोरिंग काम है और बहुत सब्र और पेशेंस वाला काम है और एक्टिविटी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये ना एक टेस्ट मैच है, ये एक 30 साल का टेस्ट मैच है जिसमें पीछे विकेट भी नहीं है और आप एलबीडब्ल्यू भी नहीं हो सकते। आप सिर्फ कैच आउट हो सकते हो। आप जब शॉट मारोगे तो ही आप आउट हो सकते हो। स्टॉक ब्रोकर को आप 3 दफ़ा फ़ोन करते हो दिन में कि अच्छा अभी क्या भाव हो गया, अभी क्या भाव हो गया, अभी क्या भाव हो गया। ये बिल्कुल कंप्लीटली यूजलेस एक्सरसाइज है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ है। मैं डायरेक्टर रिसर्च हूँ चेस सिक्योरिटीज़ और मैं 2010 से तकरीबन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करता रहा हूँ। पहले मैं फॉर्चून सिक्योरिटीज़ में हेड ऑफ़ रिसर्च था, मैं जेएस इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ़ रिसर्च रह चुका हूँ, फिर मैं एक फैमिली ऑफिस प्रोविडस कैपिटल में फ़ंड मैनेजर रह चुका हूँ और अब मैं डायरेक्टर रिसर्च हूँ चेस सिक्योरिटीज़ में। ये चैनल बनाने का मेजर मकसद ये है कि बहुत दफ़ा फ़ंड मैनेजर्स के साथ और जो लोग स्टॉक मार्केट में सीरियस काम करते हैं उनके साथ बहुत दफ़ा बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उनको नहीं पता चलती। तो चैनल बनाने का मकसद ये है कि वो बातें आप सबको बताई जाएँ ताकि आपको इन्वेस्ट करते हुए मदद हो। एंग्रो कॉर्प में एक सेशन हुआ था जो इन्वेस्टर अवेयरनेस के ऊपर था और एंग्रो कॉर्प के स्टाफ को जो है हम समझा रहे थे कि स्टॉक्स किस तरीके से ख़रीदे जाएं और कौन से स्टॉक्स ख़रीदे जाएं और इन्वेस्टिंग किस तरीके से स्टार्ट की जाए। तो उनको एक प्रेजेंटेशन दी थी। मैं आज चाह रहा था कि वो प्रेजेंटेशन जो एंग्रो कॉर्प में सारे लोगों ने देखी है वो आज आप लोग सब भी देख लें। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन मैंने स्टार्ट कुछ इस तरीके से की थी कि मैंने सबसे पहले एक लकी सीमेंट का चार्ट दिखाया था जिसमें ये दिखाया था कि लकी सीमेंट जो है वो ईयर 2000 में 2000 में स्टॉक 9 रुपये का था और आज स्टॉक तकरीबन 900 रुपये का हो गया। तो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था कि स्टॉक 9 से 900 रुपये क्यों हो गया। अगर आप 9 रुपये पे लकी सीमेंट ख़रीदते तो उस वक्त लकी सीमेंट के टोटल जितने शेयर थे तो आपको तकरीबन कोई 2 अरब और 20 करोड़ रुपए में पूरी कंपनी मिल रही थी। आज वही कंपनी कोई 260 अरब रुपए की है। तो आज अगर आप लकी सीमेंट के सारे शेयर्स खरीद लें तो वो आज 260 अरब रुपए के मिलेंगे एट मार्केट प्राइस और उस वक्त वो 2 अरब रुपए की मिल रही थी कंपनी। तो ऐसा क्या हुआ कि एक 2 अरब रुपए की कंपनी 260 अरब रुपए की हो गई। अच्छा, ये जो पूरा टाइम है 2000 से लेकर 2024 तक का, इसमें हमने अर्ली 2000 में पहले कहत देखा है, हमने 2011-12 में सैलाब देखे हैं, हमने अभी रिसेंट सैलाब देखे हैं, हमने मिलिट्री गवर्नमेंट देखी है, हमने बहुत अच्छी इकॉनमी भी देखी है, हमने बहुत अच्छी बुरी इकॉनमी भी देखी है, हमने हमने बहुत हाई इन्फ्लेशन भी देखी है, हमने बहुत कम इन्फ्लेशन भी देखी है इस पूरे पीरियड के अंदर, हमने तेज़ इकनॉमिक ग्रोथ भी देखी है, हमने आहिस्ता इकनॉमिक ग्रोथ भी देखी है, हमने पीटीआई की गवर्नमेंट भी देखी है, हमने गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हुए भी देखा है, हमने गवर्नमेंट को इररिस्पॉन्सिबल होते हुए भी देखा है। लेकिन इस सब के बावजूद एक स्टॉक जो 9 रुपये का था वो 900 रुपये का हो गया। और अगर आप पूरी स्टॉक मार्केट भी देखोगे ना तो पूरी स्टॉक मार्केट में भी यही हुआ है कि अर्ली 2000 में 1400-1500 पॉइंट होती थी। KSE 100 इंडेक्स जो है वो 1400-1500 पॉइंट होता था और आज जो है इंडेक्स 75,000 पॉइंट हो गया। मकसद ये बात करने का ये है कि सही है, स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल होती है और कुछ लोग बोलेंगे कि स्पेक्यूलेशन होती है और सट्टा होता है, लेकिन इन दी एंड मार्केट जो है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है कि आप किसी भी कंपनी में हिस्सेदार बन सकते हैं और जैसे जैसे वो कंपनी अच्छा करती जाएगी और बड़ी होती जाएगी तो आपको भी ज़ाहिर है उसका फ़ायदा होगा। अब उसके फ़ायदे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाएगी या वो कंपनी जितने पैसे कमाएगी उतना वो कंपनी डिविडेंड दे देगी। तो कंपनीज़ के आहिस्ता आहिस्ता डिविडेंड भी बढ़ते जाते हैं। जब वापस लकी सीमेंट के ऊपर आ जाते हैं तो आप लकी सीमेंट में देखोगे कि लकी सीमेंट 2000 में लकी सीमेंट ने कोई 22 करोड़ और 60 लाख रुपए कमाए थे। पिछले साल लकी सीमेंट ने 13 अरब और 70 करोड़ रुपए बनाए थे। अब ये मेन वजह है इस कंपनी के 2-2.25 अरब रुपए की ये कंपनी मिल रही थी, वहाँ से इस कंपनी के 260 अरब रुपए की होने की जो वजह है वो इस कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ है। तो अगर आप कोई ऐसी कंपनी के आज शेयर्स ले लेते हैं जिसकी अर्निंग्स अगले
20 साल में हर साल 15% से 20% से बढ़ती रहेगी, तो मोस्ट लाइकली आउटकम यही होगा कि स्टॉक भी हर साल 20% से बढ़ के और 100, सवा 100, 150 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टॉक बढ़ जाए, कुछ कंपनीज़ के स्टॉक्स नहीं भी बढ़ते, वो भी आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो दूसरा चार्ट हमने दिखाया था वो था सिस्टम्स लिमिटेड का। सिस्टम्स लिमिटेड एक आईटी कंपनी है जो पिछले 5 साल की बहुत अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। तो सिस्टम्स लिमिटेड का स्टॉक था कोई 53 रुपीज़ का फेबररी 2015 में, और आज वो स्टॉक तकरीबन 400 रुपये के आसपास है। तो सिस्टम्स लिमिटेड 2014-15 में 50 करोड़ रुपए कमाता था। सिस्टम्स लिमिटेड ने पिछले साल 6 अरब रुपए कमाए, पिछले 4 क्वार्टर में सिस्टम्स लिमिटेड ने 6 अरब रुपए कमाए। तो आप देखें कैसे 50 रुपये का स्टॉक 400 रुपये का हो गया है 2015 से लेके अभी तक। इस पूरे के अंदर भी बहुत वॉलीटिलिटी रही है, लेकिन आप ये देखेंगे कि अगर आप कोई कंपनी किसी ऐसे वक्त पे ले लो जब वो कम पैसे कमाती हो और फिर वो ग्रो होकर बड़ी हो जाए, तो आप देखोगे कि उसकी स्टॉक प्राइस भी बढ़ जाती है। अच्छा, तीसरा जो हमने चार्ट दिखाया था वो इसी तरीके से था JDW शुगर मिल्स का। JDW शुगर मिल्स अर्ली 2000s में पूरी कंपनी कोई 6 करोड़ रुपए की मिलती थी, और JDW शुगर ने पिछले साल कोई 2 अरब रुपए कमाए हैं, बीच में कुछ सालों में उससे भी ज़्यादा पैसे कमाए। तो आप देखोगे कि JDW का स्टॉक कोई 3 रुपये से और 462 रुपीज़ हो गया। कुछ ऐसी कंपनियों की बात कर लेते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। सारी कंपनियां तो नहीं बढ़ जाती हैं। अब आप स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखोगे तो स्टॉक मार्केट का जो पूरा इंडेक्स है वो कोई 50 गुना बढ़ गया है, कुछ 1400-1500 पॉइंट से 75,000 पॉइंट्स हो गया है। लेकिन हमने अभी तक इससे पहले जो 2-3 कंपनीज़ देखी वो 100 टाइम से ज़्यादा बढ़ गई। तो ज़ाहिर है कुछ और भी कंपनीज़ हैं जो जिनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। अब जैसे ये PTCL है, PTC जिसका स्टॉक मार्केट का टिकर है। PTC जून 2000 में 27 रुपये का होता था, आज PTC 14.5 रुपये का है। इसका ये मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर्स ने पैसे गंवाए हैं, अब बीच में PTC जो है वो डिविडेंड्स भी देता रहा है। लेकिन हुआ ये है कि 2000 में PTC कमाता था कोई 13 अरब रुपए, आज PTC कमाता है 9 अरब रुपए। अब क्योंकि PTC की अर्निंग्स गिर गई हैं ओवर द लास्ट 24 साल, तो इसी वजह से PTC की स्टॉक प्राइस भी जो है वो आज नीचे है। और हमें पता है कि एक डिटीरियोरेटिंग बिजनेस है, मुश्किल होगा। पहले PTC की एक मोनोपोली थी पाकिस्तान में जितने फ़ोन्स थे, फिर टेलीकॉम पॉलिसी आने के बाद जो है वो और कंपटीशन आया, मोबाइल फ़ोन्स आए, और एक सेमी गवर्नमेंट ओन टाइप कंपनी थी तो वो नहीं कम्पीट कर पाए बाकी लोगों से। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में भी जो है वो रैलीज़ नहीं हुई हैं। PTC इसके बीच में एक दफ़ा 20 रुपये 2002 में होके और 2005-06 में 70 रुपये भी हो गया था एक दफ़ा। तो लोगों ने बीच में भी पैसे कमाए हैं, बट जनरल अगर आप ट्रेंड देखोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि जिन कंपनीज़ की अर्निंग्स रेगुलरली बढ़ती रहती हैं वो कंपनीज़ के स्टॉक्स भी बढ़ जाते हैं और कंपनीज़ की मार्केट कैप भी बड़ी हो जाती है। और आप देखोगे कि जहाँ पे कंपनीज़ की अर्निंग्स गिरती हैं वहाँ पे जो है वो स्टॉक प्राइसेस भी गिर जाती हैं। फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल दे रहे थे OGDC का, हमने उस प्रेजेंटेशन में एक एग्जांपल दिया था। तो OGDC में आप देखोगे कि OGDC में की रुपए में तो अर्निंग जो है वो बढ़ रही है, लेकिन OGDC में होता क्या रहा है इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर के ये गवर्नमेंट ओन्ड एक कंपनी है। तो OGDC जब गैस या तेल देता है आगे तो उसको वो पैसे वापस नहीं मिलते, तो वो अर्निंग्स तो बुक कर रहा होता है लेकिन वो कैश शेयर होल्डर्स को नहीं मिल रहा होता है, जिसकी वजह से जो है वो आप देखोगे कि OGDC की भी परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो बहुत बेहतर होता है कि, और अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से चीज़ें नहीं देख सकते हो तो बहुत अच्छा होता है कि आप अगर आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो और आप हर चीज़ को बार बार नहीं देख सकते हो, तो बहुत बेहतर ये होता है कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ जिसमें 8, 10, 12, 15 कंपनीज़ हों और अलग अलग सेक्टर्स में हों, और आप एक लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड के लिए जो है ना वो उन पैसों को इन्वेस्ट करो। क्या स्टॉक मार्केट अब बढ़ जाएगी या स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएगी? इसका सीधा सा एक जवाब ये होता है कि ये बात किसी को भी नहीं पता होती है और सब जो है वो तुक्के लगा रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई बता रहा है कि कल मार्केट बढ़ जाएगी और या कल मार्केट गिर जाएगी और अब मार्केट इतनी हो जाएगी और मैंने ये चार्ट पे एक लकीर बनाई है, तो आप आइडियली कोशिश करो कि आप उसकी बात ना सुनो। आप करो ये कि आप कंपनीज़ देखो और आप देखो कि आपको अर्निंग्स के साथ क्या लगता है कि क्या ये कंपनी ज़्यादा पैसे कमाएंगी, क्या ये कंपनीज़ कम पैसे कमाएंगी, क्या आप जो कंपनी ख़रीद रहे हो उसमें कोई कंपटीशन तो नहीं आ रहा,
क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो हम आगे कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो एक स्लाइड हमने बना दी थी कि भाई स्टॉक मार्केट क्या होती है, उस पर थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि ये सिंपल सी एक मार्केट है जहाँ पे कंपनीज़ मिलती हैं, और ये 300-400 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। हम सब ने स्कूल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी पढ़ा है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी पढ़ा है। ये बहुत रिस्की, बहुत बड़े बिजनेसेस थे जिनके लिए फिर लोगों से पैसे लेने पड़े थे, क्योंकि मुश्किल होता है कि जब इस साइज की कंपनीज़ हों तो वो कोई एक इंसान जो है वो ख़रीद सके। स्टॉक मार्केट का मेजर मकसद यही होता है कि कंपनीज़ जिनको और पैसे चाहिए वो उनको वो पैसे मिल जाएं और लोग जो हैं वो उन कंपनीज़ में हिस्सेदार बन जाएं। उसके बाद जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं सबको बताना चाह रहा था वो था कि आपको सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जिस मार्केट पार्टिसिपेंट के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो उसका क्या इंटरेस्ट है आपके पैसे बनने में या ना बनने में। तो आप ये समझो कि अगर आप लाख रुपए आज इन्वेस्ट करते हो किसी, और आप एक स्टॉक ब्रोकरेज के पास अकाउंट खोलते हो और आप लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो जो टोटल कमीशन आप उस लाख रुपए के शेयर्स खरीदने के लिए दोगे ना, वो सिर्फ कोई 150 रुपये होगी। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो जो टोटल कमीशन आप दो, तो जो टोटल फीस आप दोगे वो कोई 2% होगी, कोई 2000 रुपये। तो छोटी इन्वेस्टमेंट्स पे ना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपके ब्रोकर का या आपकी एएमसी का आपकी वेलबींग में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका ट्रेडर आपको बार बार कॉल करेगा, सर आज ये ले लें, आज ये बेच दें, फिर ये ले लें, फिर ये बेच दें, क्योंकि जितनी दफ़ा आप स्टॉक ख़रीदोगे और आप स्टॉक बेचोगे ब्रोकर के उतने ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो बहुत दफ़ा म्यूचुअल फंड्स में भी हमने देखा है कि सेल्स वाले करने की ये कोशिश करते हैं, सेल्स वालों को एक 3% तकरीबन फ्रंट एंड लोड मिल जाता है इक्विटी फंड्स पे। तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हो, वो 3 रुपये पहले दिन आपसे ले लेते हैं, तो आप 97 से स्टार्ट करते हो बहुत केसेस में। तो ट्रेडर्स तो सेल्स वाले जो हैं वो टाइम करने की कोशिश करते हैं कि सर अभी आज जो है वो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर यहाँ पे निकल जाते हैं, फिर वापस इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं। इस एक्सरसाइज का जनरली कोई फ़ायदा होता नहीं है और आप कोई ज़्यादा रिटर्न नहीं बना सकते, नुकसान ही होता है ट्रेडिंग करने का। तो पहले तो जो है ना आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझो कि जो है वो या आपके ब्रोकरेज हाउस का इंटरेस्ट इसमें होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करो, और आपका इंटरेस्ट इसमें है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बनाओ। ट्रेडिंग एक बोरिंग काम है और बहुत सब्र और पेशेंस वाला काम है, और एक्टिविटी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो पहले ये समझाने की कोशिश की। फिर दूसरी चीज़ जो हमने समझाने की कोशिश की वो ये है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो ना, आप उतना जल्दी स्टार्ट कर दो। एक इंटरेस्टिंग चीज़, अभी मैं पिछली वीडियो का डेटा देख रहा था तो उसमें पता चली कि ज़्यादातर कि 100% लोग जो हैं वो 24 से लेकर 34 साल के बीच में, जिसका मतलब है कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के पास काफ़ी टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप आज से 5 साल पीछे जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सको ना तो आप कर दो, लेकिन टाइम मशीन कोई बहुत अवेलेबल है नहीं। अच्छा, अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आप 26% का रिटर्न बनाते हो तो 10 लाख रुपए 10 साल में 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं, और फिर वो 20 साल में 26% के रिटर्न के ऊपर 10 करोड़ हो जाते हैं, और 30 साल में 26% का ही अगर आप रिटर्न बनाते रहते हो तो वो 1 अरब रुपए हो जाते हैं। अब अगर आप कम रिटर्न बनाओगे तो 30 साल के बाद आउटकम बहुत डिफरेंट होगा, अगर आप ज़्यादा रिटर्न बनाओगे तो आउटकम बहुत डिफरेंट होगा। तो जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे ना उतना बड़ा आपको रनवे मिलेगा। मतलब आप 1 मिलियन से 100 मिलियन पे जाते हो 20 साल में, तो अगर आप लेट स्टार्ट करोगे तो आपके पास ये काम करने के लिए 20 साल होंगे। अगर आप जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपके पास 30, 40, 50 साल होंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सके वो उतना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, फिर सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि आप, बहुत दफ़ा लोग पूछते हैं अच्छा मैं ट्रेडिंग के लिए क्या करूं। तो आप ट्रेडिंग ना करो, ये कंपनीज़ के शेयर्स हैं, आप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करो, आप उन कंपनीज़ के साथ पार्टनर बनो, आप उनकी AGMs अटेंड करो, आप उनकी एनालिस्ट ब्रीफिंग सुनो, आप उन कंपनीज़ की जब रिपोर्ट आए तो पढ़ो। और बहुत दफ़ा आप ये भी कर सकते हो कि आपने पास किसी कंपनी के शेयर है, आप उस कंपनी को लेटर भी लिख सकते हो कि भाई मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये करो। बहुत दफ़ा ऐसा भी हो जाएगा कि कंपनी आपको रिस्पॉन्ड भी कर देगी। अच्छा, फिर हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ इंसान उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे जो बिजनेसेस इंसान को समझ आते हैं। जैसे अगर आपको समझ आता है, फ़र्ज़ करें कि साज़गार की आज जितनी गाड़ियाँ बिकती हैं, तो आपको अगर लगता है कि 5 साल बाद इससे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही होंगी और इससे बहुत ज़्यादा पैसे बन रहे होंगे, तो आप उसको एज एन इन्वेस्टमेंट उस वक्त देखो जब आपको वो चीज़ समझ आती हो। फ़र्ज़ करो कि भाई कोई एक कंपनी है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है और आपको सर पैर नहीं पता कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, बनता कैसे है, क्या कॉस्ट होती है,
बांग्लादेश से तो इंपोर्ट होके नहीं आ जाएगा या कहीं और से इंपोर्ट होके तो नहीं आ जाएगा और आपको मार्केट बिल्कुल नहीं समझ आती, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करो जो आपको समझ में नहीं आता। अगर आपको कंपनी नहीं समझ में आती तो आप नहीं करो, क्योंकि मैच है ये एक 30 साल का टेस्ट मैच है जिसमें पीछे विकेट भी नहीं है और आप एलबीडब्ल्यू भी नहीं हो सकते। आप सिर्फ कैच आउट हो सकते हो। आप जब शॉट मारोगे तो ही आप आउट हो सकते हो। शॉट सिर्फ अच्छी बॉलों पे मारने हैं जहाँ पे आपको पता हो कि या आप छक्का मार दोगे या आप सिंगल डबल कर लोगे। टेस्ट मैच आपको कोई कोई जल्दी नहीं है। आप आउट सिर्फ उस वक्त होगे जब आप बुरा शॉट मारोगे। पाँचवा पॉइंट ये था कि रोज़ स्टॉक प्राइसेस नहीं देखो। सही है, ये एक ऑक्शन ड्रिवन मार्केट है जिसकी वजह से रोज़ प्राइसेस में चेंज होते हैं और आपको रोज़ प्राइसेस पता भी चलती हैं। अगर तो आप अगले दिन जाके क्या प्राइस पूछते हो, नहीं आज मेरा घर कितने का हो गया, फिर आप तीसरे दिन दोबारा ब्रोकर के पास जाते हो, पूछते हो आज घर कितने का हो गया, चौथे दिन आप जाते हो फिर घर कितने का हो गया। अगर आप 5-6 दफ़ा ब्रोकर से पूछोगे ना कि कोई घर का आपका ब्रोकर होगा, रियल स्टेट ब्रोकर होगा, तो वो छठे दिन आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। 3 दफ़ा फ़ोन करते हो दिन में कि अच्छा अभी क्या भाव हो गया, अभी क्या भाव हो गया, अभी क्या भाव हो गया। ये बिल्कुल कंप्लीटली यूजलेस एक्सरसाइज है। आप एक कंपनी का स्टॉक खरीदो, अनलेस बीच में कोई बहुत अजीब सी चीज़ हो गई है तो और आपको पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है तो आपका इन्वेस्टमेंट व्यू चेंज होना चाहिए। वरना अगले क्वार्टर का रिजल्ट आने से पहले और उसके अगले क्वार्टर का रिजल्ट आने से पहले आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका ओपिनियन उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर चेंज नहीं होना चाहिए। तो रोज़ स्टॉक प्राइसेस ना चेक करें और अपनी ज़िंदगी को भी आसान करें। बाद एक स्लाइड थी कि ये समझने की कोशिश करें कि आपकी विलिंगनेस क्या है रिस्क लेने की और आपकी एबिलिटी कितनी है रिस्क लेने की।